नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में, जहां हर शाम 7:30 बजे मैं लेकर हाजिर होती हूं आपके लिए राजस्थान की बड़ी तस्वीर। अगले आधे घंटे तक राजस्थान के हर शहर, गांव और कस्बों से लाने की कोशिश करूंगी आपके बीच वो हर खबर जो आपसे जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राजस्थान में कम नहीं हो रहे कोरोना इन्फेक्शन के मामले, आज 53 नए केसेस सामने। भरतपुर बना नया हॉटस्पॉट। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और अशोक लाहौटी पर भड़काऊ भाषण और अफवाह फैलाने का केस दर्ज। बीजेपी ने लगाए बदले की राजनीति करने के आरोप। कोटा अब बना पॉलिटिकल हॉटस्पॉट, यूपी भेजे जा रहे छात्रों को लेकर राजनीति शुरू। मायावती ने की तारीफ तो नीतीश ने किया ऐतराज। और झालावाड़ में पुलिस वालों का अनोखा स्वागत, फ्लैग मार्च के दौरान लोग बरसा रहे हैं फूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बीजेपी के 2 एमएलए पर कार्रवाई को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। 24 घंटे के अंदर विधायक मदन दिलावर और अशोक लाहौटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दोनों पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगा है। और उधर सांगानेर के एमएलए अशोक लाहौटी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ये केस मानसरोवर थाने में दर्ज कराया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण और अफवाह फैलाने का आरोप है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत केस दर्ज हुआ है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इसे बदले की राजनीति कह रहे हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष तौर पर तुष्टीकरण और भेदभाव के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की, उसको मुकदमों के जरिए दबाने की कोशिश हुई। हमारे 2 विधायकों पर, श्रीमान मदन दिलावर रामगंज मंडी से और श्री अशोक लाहौटी सांगानेर से, एक अन्य विधायक को श्री सुरेश रावत को ब्यावर से नोटिस दिया गया। इस तरीके के मुकदमे दर्ज करके राजस्थान की सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए उनको डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। तो मदन दिलावर और अशोक लाहौटी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और इस मामले पर इस समय राजनीति बिल्कुल गर्मा चुकी है। चलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय वोहरा जी के पास। संजय, जो सेंट्रल बीजेपी की जो लीडरशिप है, अगर राजस्थान की आप देखें तो वो गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये पूरा क्या मामला अब अचानक से आ गया है जहां पर अशोक लाहौटी और मदन दिलावर को लेकर इस तरह से राजनीति, ये जो एक विरोधाभास दिख रहा है सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप में, इसे आप कैसे आंकेंगे? इसको अति उत्साह कह सकते हैं। वो पहली बार एमएलए बने हैं अशोक लाहौटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके बनिस्बत जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गुलाब चंद कटारिया, वो काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी रहे हैं, या ओम प्रकाश माथुर हों। और जब कोरोना के मामले सामने आए थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए उनके नेताओं के साथ मीटिंग की थी, तो उसमें भी गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के प्रयासों की सराहना की थी। अब अशोक लाहौटी और मदन दिलावर दोनों ने जिस तरीके के बयान दिए हैं वो उचित नहीं है। और मदन दिलावर का तो पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आश्चर्य नहीं है। हालांकि अशोक लाहौटी जैसे युवा का इस तरह की बातें करना आश्चर्यजनक है, लेकिन मेरे ख्याल से आज जो बीजेपी में नई पीढ़ी आई है, जिसमें चाहे वो कर्नाटक बेंगलोर से उनके जो एमपी है वो हो, का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो इस तरह के जो युवा हैं, या अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो बयान दिए थे, गौतम गंभीर हैं, बबीता फोगाट है, तो ये जो युवा पीढ़ी बीजेपी की आ रही है वो वापस एकदम से इस तरह की रैबिट कम्युनलिज्म की उसकी बातें कर रही है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है।
संजय बोरा जी, आपका शुक्रिया, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर इसी मुद्दे पर जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी। महेश जोशी जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ये एक्यूजेशंस लगा रही है कि आपकी जो सरकार है वो बदले की भावना से केस दर्ज कर रही है बीजेपी के एमएलएस के खिलाफ। क्या कहना है इस पर आपका? पहले तो आपको धन्यवाद, आपने मुझे इसमें शामिल किया। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी भी राजनीतिक बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। ये जो आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या गलती करी क्या नहीं करी वो तो एक जुदा बात हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता, जितनी मुझे जानकारी है कि सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। ठीक है, और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। कोई किसी व्यक्ति ने अगर कोई एफआईआर दी है तो उस एफआईआर को लेना, उसकी जांच करना, ये पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि अब तक भी हमारा कभी भी ऐसा बदले की भावना से काम करने का कोई हमारा ऐसा इतिहास नहीं है, ना हम ये चाहते हैं। लेकिन साथ ही मैं मदन दिलावर जी से और अशोक लाहोटी जी से बहुत विनीत भाव से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ विनीत भाव से कि कृपया करके अपने जवान को लगाम दें कि ऐसी बातें नहीं कहें जो इस कोरोना वायरस से लड़ाई में लोगों का मनोबल तोड़ती हो, लोगों को अलग करती हो, अनावश्यक आरोप नहीं लगाएं। और हम सब साथ मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कोरोना वायरस से लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। मैं उनसे ये विनती करता हूँ, दोनों नेताओं से, कि अगर उनसे कोई गलती नहीं हुई है तो सरकार की तरफ से तो कभी कोई बदले की भावना से वैसे भी काम नहीं होगा। अभी मौका यह है कि हम सब मिलकर कोरोना वायरस से जो लड़ाई केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार लड़ रही है उसमें अपना सहयोग करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस मामले को जिस तरीके से लेकर राजनीति गरमा रही है, लेकिन सवाल वही उठता है कि जब कोरोना ऐसी महामारी से जब आप जूझ रहे हैं और इस तरीके की राजनीति प्ले आउट होती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक ही कहेंगे। और फिलहाल अशोक लाहोटी और मदन दिलावर के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और ये पूरा जो मामला है इसे अब सीबीसीआईडी को दिया गया है। तो अब आने वाले दिनों में इसकी क्या रिपोर्ट आती है उस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। बात करते हैं राज्य सरकार की ओर से बनाई गई इकोनॉमिक टास्क फोर्स को लेकर। इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में बनी इस टास्क फोर्स ने रिपोर्ट में कई अहम बातें कही गई हैं। इसमें आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों के पास अपने पैसों की कमी है, इसलिए आरबीआई और केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सूबे की जीडीपी 3% तक गिर सकती है। तो इस रिपोर्ट को इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने गहलोत सरकार को सबमिट कर दिया है और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अरविंद मायाराम, जो कि स्टेट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं और केंद्र सरकार में पहले पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। मिस्टर मायाराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। और शुरुआत करूंगी आपकी दी हुई जो रिपोर्ट आपने जो सबमिट किया है उसमें जोनिंग की बात कही गई है कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स बनाए जाएंगे और किस तरह से आपने जिक्र किया कि जीडीपी 3% तक गिर सकती है। लेकिन मेरा जो आपसे पहला सवाल है डॉक्टर मायाराम, कि जब अब 20 तारीख से गतिविधियों को नॉर्मल कहने की बात कही जा रही है तो जो रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो कितने इम्प्लीमेंटेबल हो पाएंगे आपके अनुसार? देखिए, जो रिपोर्ट दी गई है जी, ये रिपोर्ट प्रैक्टिकल इश्यूज को ध्यान में रख के दी गई है और इसमें ये बताया गया है कि जो आज स्थिति है वो स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि जो इकोनॉमी है इसमें भारी गिरावट आएगी जी। ये खाली राजस्थान में ही नहीं आएगी, पूरे भारत में आएगी।
ये अब कई जो विशेषज्ञ एजेंसीज हैं, बार्कलेज ने तो यहाँ तक कहा है कि इस साल शायद भारत की जीडीपी केवल 0% ग्रो करेगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है 1.6% ग्रो करेगी। जी। IMF का भी एस्टिमेशन है कि केवल 2% ही ग्रो करेगी। तो ये हम देख रहे हैं कि जीडीपी जो है वो हमारी काफी तेजी से गिरेगी इस कोरोना वायरस वगैरह के गिरने से। बट डॉक्टर मायरा, हमारे सामने ये है। जी डॉक्टर मायरा, जो कल आरबीआई के जो अनाउंसमेंट्स आए थे उसमें वेज एंड मीन्स सेगमेंट की बात कही गई, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं राजस्थान पर? किस तरह से, क्या आपको राजस्थान पर कुछ उससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? जिस तरह से फंड्स को देने की बात कही गई है, चाहे वो नाबार्ड हो चाहे SDBI हो, कितना फ़ायदा राजस्थान को पहुँचता हुआ दिखता है या वहाँ के लोगों को? देखिए, इंडिपेंडेंटली अगर हम आरबीआई के कल के निर्णयों को देखें तो वो अच्छे निर्णय हैं, लेकिन मैंने इसलिए इंडिपेंडेंटली कहा क्योंकि अगर हम इसको और किसी चीज से ना जोड़ें, लेकिन आज की स्थिति में जब डिमांड खत्म हो गई है इकोनॉमी के अंदर, कंजम्पशन जीरो हो गया है इकोनॉमी के अंदर, तो अगर आप लिक्विडिटी भी बढ़ाते हैं बैंकों के पास में या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के पास में, इसलिए ये सोचते हुए कि आप उससे लोन देंगे उनको, तो लोन लेगा कौन और उसको जो लोन लेके उसका करेगा क्या? जब तक कि बाजार में लोग मांग नहीं बढ़ती है, किसी सामान की मांग नहीं बढ़ती है, उत्पाद की मांग नहीं बढ़ती है, तब तक आप कितनी भी लिक्विडिटी अगर बैंकिंग सिस्टम में करेंगे तो उसका बहुत लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसका पार्ट ये नहीं दिख रहा है। ये जैसे इन्होंने कहा कि वेज एंड मीन्स एडवांस जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो लिमिट था उसको 60% बढ़ा दिया है। बिल्कुल। लेकिन वेज एंड मीन्स एडवांस तो लोन है जो आरबीआई देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को और इंटरेस्ट रेट पे देती है। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी को पहले चिट्ठी भी लिखी थी और टास्क फोर्स ने भी अपनी रिकमेंडेशन में लिखा है कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों को देने के लिए इंटरेस्ट फ्री वेज एंड मीन्स एडवांस होना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि इसको कम, ये तकनीकी मसला है, कम लोग इसको समझ पाते हैं, लेकिन जो वेज एंड मीन्स के एडवांसेस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमाता है। बिल्कुल। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने सरप्लस हैं वो साल के अंत में भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में चले जाते हैं। तो इस मुसीबत के मौके पर भी वेज एंड मीन्स का अगर एडवांस आपने बढ़ा दिया तो भी उसकी जो इनकम होगी उससे भारत सरकार की इनकम का इजाफा होगा, जबकि राज्य सरकार जो पहले ही कर्जे में डूबी हुई हैं उनका कर्जा और बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत थॉट आउट स्ट्रैटेजिक मूव नहीं है आरबीआई द्वारा। जो आज की जरूरत है, जो हमने रिपोर्ट में भी लिखा है, वो ये है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार की लागू करती है और मॉनेटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, इनको मिलाकर जोड़ के एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनना चाहिए जिससे कि हम भारत डॉक्टर मायरा इकोनॉमी को चला सके। ये जो फिस्कल प्लान है और जो मॉनेटरी पॉलिसी को मिलाकर किस तरीके का रोड मैप सरकार बनाएगी, अभी उस पर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपसे थोड़ा सा मैं क्लैरिटी चाहूंगी। ये जो तीनों जोन्स बनाए गए हैं, जिसकी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स जिनकी आपने बात अपनी रिपोर्ट में कही है, ये क्या है? थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करें ताकि राजस्थान की जनता जो ये प्रोग्राम इस समय देख रही है उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या हम इसे 20 तारीख से, जब ये लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करने की जब बात कही जा रही है, तो क्या ये उस दिन से इंप्लीमेंट होगा या इसे 3 मई के बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा? इस पर थोड़ा सा आपसे टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, हमने ये कहा है रिपोर्ट के अंदर कि राजस्थान के अंदर अभी भी बहुत से ऐसे जिले हैं, शायद 12 जिले हैं करीब ऐसे, जिसके अंदर कोई कोविड का केस नहीं है। तो इसके अंदर लॉकडाउन रखना या इसके अंदर आर्थिक गतिविधियों को रोक के रखने का कोई पर्पस सर्व नहीं होता है। जो कुछ ऐसे हैं जहां पर 5 से ज्यादा केसेस, हमने 5 रखा है इसलिए क्योंकि कंजर्वेटिव होके, बाकी तो 10 भी हो सकते थे, लेकिन 5 से ज्यादा अगर केसेस हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, उनको रेड कैटेगरी में रखा है।
1 से 5 के बीच में जो हैं केसेस जिन जिलों के अंदर, उनको ऑरेंज कैटेगरी में रखा है। हमने ये भी सजेस्ट किया है कि अगर 15 दिन तक किसी कैटेगरी में आए हुए जिले के अंदर कोई नया केस नहीं होता तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाए, तो उससे नीची वाली श्रेणी में कर दिया जाए, क्योंकि 15 दिन तक नहीं आने का मतलब है नए कंटेजियन नहीं हो रहे हैं। उनमें जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको टाइटली बंद करके और फिर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो जोन्स बताए गए हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें दर्शाई गई है। वो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, उसमें सारे स्टेप्स भी बताए गए हैं। हमारा ये मानना है, जो मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि शायद 21 तारीख से इनको लागू करना शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि शुरू में कुछ इसके रिकमेंडेशंस को लागू करें और फिर धीरे धीरे बाकी रिकमेंडेशंस को भी लागू करें। इसके ऊपर राज्य सरकार तय करेगी कि इसको कैसे लागू करें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद मायाराम हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वराज राजस्थान पर। और एक चुनौतीपूर्ण दिन दिखेंगे अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि जब ये लॉकडाउन को फेज रूप में इसको और डाउनग्रेड किया जाएगा तो देखना होगा कि किस तरह से चीज़ें इंप्लीमेंट करती हैं। और जैसा इस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जो GDP है वो 3% तक उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या करेंगी राज्य सरकार, किस तरीके की हेल्प आएगी उन्हें केंद्र सरकार से, इन सारी बातों पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। राजस्थान में कोरोना वायरस के रोज नए केस सामने आ रहे हैं। आज राजस्थान में नए 53 केसेस मिले। भरतपुर में सबसे ज़्यादा केस आए हैं, यहाँ आज 27 केस दिखे, तो नागौर में 12, कोटा में 5 केस सामने दिखे। वहीं लगातार हॉटस्पॉट बने शहर जोधपुर और जयपुर में नए केस आना अभी थमे नहीं हैं। जयपुर में आज 3 तो जोधपुर में 2 नए केसेस सामने दिखे। अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1282 हो गई है। उधर जोधपुर फिलहाल कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और इससे देखते हुए अब यहां जर्मनी की तर्ज पर सैंपलिंग की जाएगी। इससे जांच की क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि इस तरह से एक साथ 5 लोगों का सैंपल लिया जा सकता है। इससे किट का भी कम इस्तेमाल होगा और समय की भी बचत होती है। उधर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा है कि दूसरे राज्यों के प्रवासियों को धीरे धीरे करके यहां बुलाया जाएगा। और जब कभी लॉकडाउन खुलेगा अभी 3 के बाद में भी, तब भी जो लोग आएंगे, चाहे छोटे व्यापारी हो, दुकानदार हो या मजदूर हो, राजस्थान के लोग तो एक बार आएंगे लाखों के अंदर। तो हमारी तैयारी रहेगी, अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको स्टेट वाइज आने के लिए रिक्वेस्ट करें, जिससे कि एक साथ में इतनी भीड़ नहीं आ जाए वहाँ पर सीमा पर, कि उनको कैसे, तो एक बार उनको चेक करना पड़ेगा, उनको उनके इंतजाम करना पड़ेंगे, चाय पानी के, खाने के जो भी हैं। तो हम चाहेंगे कि बहुत स्मूथली ये काम भी हो, वो व्यवस्था भी हमारे दिमाग के अंदर है। हम चाहते हैं उसके आधा बना के हम आगे बढ़ें। और अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय बोहरा जी से। संजय जी, जो ये सैम्पलिंग टेस्ट यानी कि पूल टेस्टिंग की बात कही जा रही है, जो जर्मनी की तर्ज पर किया जाएगा, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से शुरुआत की जाएगी? देखिए, ये शुरू हो चुका है। इसमें क्या हुआ कि जो PCR टेस्ट है, एक तो उसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो जो स्वाब लेते हैं थ्रोट से या नेसल से। दूसरा इसमें क्या है कि जितने आपने सैंपल लिए हैं उन सभी का टेस्ट करना होता है PCR में। लेकिन इसमें जो ये नया जो पूलिंग वाला सिस्टम है, इसमें ये करेंगे कि 5 से 6 लोगों का ब्लड सैंपल्स एक कर लेंगे और फिर उसका टेस्ट करेंगे। तो एक ही किट इस्तेमाल होगा, टेस्ट किट। और अगर उसमें कोई पॉजिटिव लक्षण पाए जाते हैं तब वो जो 5 लोग हैं उन सबके अलग अलग टेस्ट कर लिए जाएंगे। तो इससे होगा ये कि जो समय की भी बचत होगी और टेस्ट की भी बचत होगी। तो अभी फिलहाल ये जोधपुर में इसको अपनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे अब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच में राजस्थान सरकार को 10,000 रैपिड टेस्ट किट मिल चुके हैं और 30,000 किट और आने की आज या कल में संभावना है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये सैम्पलिंग, जो पूल टेस्टिंग की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, जो रैपिड टेस्टिंग किट्स आई हैं। और देखना होगा कि अब जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं वो कितने सामने आते हैं, सबकी निगाहें शायद उसी पर ही होंगी। संजय बोहरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर की ओर चलते हैं।
फंसे छात्रों को लेकर कोटा से निकली बसें शनिवार को झांसी पहुंच गई हैं। करीब 100 बसें शुक्रवार को कोटा से निकली थीं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए आगरा से 200 और झांसी से 100 बसें कोटा भेजी थी। इधर सीएम अशोक गहलोत ने कल ही ट्वीट करके कहा था कि दूसरे राज्यों के छात्रों को भेजा जा सकता है अगर राज्य इसे लेकर तैयार हों तो। लेकिन जहां मायावती ने योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है तो नीतीश कुमार ने गलत ठहराया है। कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये फैसला मजदूरों को लेकर क्यों नहीं लिया गया। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एक्चुअली खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी और यही रेंट के लिए वो लोग परेशान कर रहे थे और फिर ये बसेस अरेंज हो गई तो हमें आना पड़ा। आगे पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। जिस प्रकार से आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, गरीब मजदूर का कहना है कि हमको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो इस बारे में क्या सोचना है आपका? जैसे हमें बुलाया गया, वो भी इस भारत के ही नागरिक हैं, उनका घर आना जरूरी है। टोंक में कल पुलिस वालों पर हमला हुआ जिसमें 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। आज डीजीपी ने वहां का दौरा किया। डीजीपी भूपेंद्र यादव टोंक पहुंचे और उन्होंने टोंक में उस इलाके का भी जायजा लिया जहां पुलिस वालों पर कल हमला हुआ था और यहां उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स के इंतजाम का भी जायजा लिया। अभी पूछताछ कर रहे हैं बाकी तो सर ये 14-15 लोगों से पूछताछ की है, उनमें से अभी 9 तो गिरफ्तार कर लिए हैं उन्होंने और शेष सभी बातचीत चल रही, कंफर्म कर रहे हैं कि उनका घटना में रोल क्या है। देखिए मेरे जवान साथ में खड़े हैं और सब लोग खड़े हैं जी। ये जिस दिन ड्यूटी अपने काम पे आते हैं, नौकरी में आते हैं, तब से मुश्किल परिस्थितियों में काम करने की आदत लेके आते हैं। और उधर झालावाड़ में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में रुकावट और अभद्रता का केस दर्ज हुआ है। दरअसल वो मनोहर थाना अस्पताल में इंतजाम का जायजा लेने गए थे। इसी दौरान मेडिकल स्टाफ और प्रमोद शर्मा के बीच जमकर तीखी बहस हुई। मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी का वीडियो भी वायरल हुआ है। और राजस्थान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। लोग भी अपनी ओर से इस काम में जुटे हैं। ऐसी ही एक मुहिम जयपुर में देखी, आइए देखते हैं। मैं अभी जयपुर के भागलपुर इलाके में आया हूँ, जहाँ पर एक नागरिक हैं लालाराम चौधरी, जो पिछले कई दिनों से मास्क बना रहे हैं अपने घर पे और निःशुल्क उनका वितरण करते हैं। मैं उनके घर के ऊपर जो कारखाना बना रखा है वहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि 7-8 मशीनें लगी हुई है, सिलाई मशीनें, जहाँ पर दिन रात जो है मास्क बनाने का काम चलता है। ये आप देख सकते हैं, ये भैया है जो सुबह से लेकर शाम तक सिलाई काम कर रहे हैं और इधर देखिए ये भैया भी है जो लगातार दिन रात सिलाई का काम करते हैं। मास्क भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि जो मास्क बना रखा है एकदम प्योर कॉटन के कपड़े का है, जिसमें किसी भी तरह के बताया जा रहा है कि वायरस का संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता है। और आंखों के ऊपर जो है एक सेफ्टी जाल भी है, वो भी यहाँ लगा रखा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का मास्क है। जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है उनसे बात करेंगे, लालाराम चौधरी से। चौधरी जी, आपने बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, किस तरह बांटते हैं, ये आइडिया आया कैसे शुरुआत में आपसे? सर, ये जो कोरोना वायरस का हमने सुना कि मास्क कंपलसरी है लगाना, इससे कि एक दूसरे के ऊपर कभी भी आपका कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा। हमने उसी दिन से करीबन 20 तारीख से हमने ये मास्क बनाने का बेड़ा चालू किया था। अब तक करीब कितने मास्क आपने बांट दिए? सर, हम अभी तक करीबन 92,000 मास्क के आसपास हम वितरण कर चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले आप जो मुख्य सचिव हैं DB गुप्ता साहब और मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे मिले हैं, उन्होंने काफी तारीफ की इस मास्क की। हाँ, उन्होंने कहा कि ये कॉटन के मास्क है, बहुत ही अच्छे मास्क है। ये जो मास्क है क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे क्वालिटी है? सर, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सारे दिन पहन के शाम को धो के सुखा के सुबह आप वापस पहन सकते हैं। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। कोरोना की वजह से देश भर में पुलिस काफ़ी सख्ती कर रही है, लेकिन कोरोना को लेकर जो कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं उससे उनकी इमेज में काफ़ी सुधार भी देखने को मिला है। राजस्थान के झालावाड़ में भी कुछ अनोखा देखने को मिला। सुनसान है और चंद एक लोगों के अलावा पुलिस वाले ऐसे हैं जो लॉकडाउन की सख्ती की वजह से तपती धूप में तैनात हैं।
देश की दूसरी जगहों की तरह झालावाड़ के झालरापाटन में भी पुलिस ने ऐसे ही फ्लैग मार्च निकाला तो उनका स्वागत कुछ इस तरह किया गया कि वो भी दंग रह गए। यहाँ पुलिस फ्लैग मार्च कर जहाँ जहाँ से निकली वहाँ से उन पर फूलों की बारिश की गई। तालियों के साथ खूब स्वागत सत्कार किया गया। पिड़ावा को छोड़ के बाकी सब जगह कोई भी आदमी जो है इससे संक्रमण नहीं पाया गया है, तो इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना कराने के लिए और लॉकडाउन की पालना कराने के लिए ये रैली लोगों में जन संदेश देने के लिए निकाली जा रही है, जिसमें पुलिस की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पे लोग हमारे निकल रहे हैं। ये पूरे शहर में अभी निकालेंगे अपन और लोगों को यही संदेश देंगे इससे कि सभी को लॉकडाउन को सफल बनाना है, ताकि अपने जिले के अंदर किसी भी तरह से कोई संक्रमित रोगी नहीं पाया जाए। पुलिस के स्वागत सत्कार की इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपने दिन रात एक कर जहां पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं आमजन भी इनका मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ से अनीस आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और स्वराज राजस्थान इन सारे कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता है। इनकी जो अनटायरिंग एफर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं, उन्हीं से इस समय लॉकडाउन के बीच बन रही है जिंदगी। स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को शाम 7:30 बजे राजस्थान की बड़ी तस्वीर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।